नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि आपदा विपदा के समय ही इंसान के धैर्य की, उसके चरित्र की परीक्षा होती है। कोविड-19 की महामारी ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को रोक दिया है। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मी और वो सभी लोग जिन्होंने हमारे घर तक हमारी जरूरत की चीज को डिलीवर करके हमें घर में सुरक्षित रहने में मदद की, उन सभी कोविड वॉरियर्स, सभी कोविड योद्धाओं को क्राइम पेट्रोल और सोनी एंटरटेनमेंट की टीम सैल्यूट करती है। लेकिन जहां एक तरफ इन लोगों ने पूरी निष्ठा से समाज और देश के सामने शानदार एग्जाम्पल पेश किए, वहीं कुछ नकारात्मक सोच और इंसानों ने ऐसे बुरे वक्त में भी अपराध का दामन नहीं छोड़ा और हमेशा की तरह इस आपदा के समय में भी अपराध की सबसे पहली मार पड़ी महिलाओं पर। फिर वो उनके अपने घर का डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर खाली सड़कों का फायदा उठाकर किया गया उनका शोषण। कुछ जाऊंगा मैं अभी। अरे देवा, काय करता तुम्ही? भगवान के लिए नीचे आ जाइए। दादा, आप कुछ करते हैं ना, आप नीचे आ जाइए। नीचे नहीं दादा, नीचे उतर नालायक। जब तक मुझे दारू नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नीचे नहीं उतरूंगा। बिना दारू के लॉकडाउन में मेरी जिंदगी की बात लग गई है। दारू लाके दो, नहीं तो मेरा आरती का बंदोबस्त करो। मैं बोल रहा हूँ तो आता भी जातू भी आता। ये वो सारा सामान जिसकी आपने लिस्ट दी थी। थैंक यू सर। और कुछ लगेगा तो कॉल कर देना। सर, मेरे बाबा कब तक आएंगे? वो तो नहीं बता सकते क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव है। कम से कम 14 दिन तो लगेंगे। बचपन में माँ चल बसी, अब बस बाबा ही है। उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं, ऐसा मत सोचिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर के साथ बात की, उनकी रिकवरी फास्ट हो रही है। आ जाएंगे उसे घर में। ये तो बाजू वाले दिनेश दादा की आवाज है। तुम अंदर जाओ, हम देखते हैं। अरे दारू तो क्या दवाई के वांदे हैं। अरे जिंदगी की कुछ तो कदर कर बेटा। अरे जिंदगी की ऐसी की तैसी। मैं अभी कूदू क्या? बोलो कूदू क्या? कूदू क्या? कूदू। ये क्या चाहिए क्या इसको? सब उसको दारू चाहिए। ए माला दारू पाइजे साहब। कितनी पाइजे? दो क्वार्टर नहीं, 2 बोतल चाहिए। लाके देगा क्या? तो कूदू मैं देता हूँ। नक्की साहब, मैंने बहुत जनों को दिया लॉकडाउन में। संगम हुआ इसको फोन सर। हाँ? अरे आऊं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा ना। हाँ मोरे, हाँ 3 बोतल चाहिए थी। थैंक यू साहब, थैंक यू। 16-17 दिन हो गए साहब बिना दारू पिए। दारू चाहिए तेरे को? ये हाथ दिया ना। नहीं सब जाने दीजिए ना साहब। अरे क्या जाने दीजिए? साहब। अरे बाबा नाक में दम कर रखा है इसने। बाबा, मुलगा है तुमचा। साहब, अब से नहीं करेंगे। तुम्हें पर बोला ना। ऐसा पद साहब नहीं करूंगा मैं। वापस करेगा ना तो 6 महीने के लिए अंदर कर दूंगा तेरे को। अगर इसे ऐसा छोड़ देंगे टेरेस से फिर से एंटेना बन के नहीं चले, इसके बाद में ऐसा नाटक करेगा ना सुसाइड करने का, तो सुसाइड केस में अंदर कर दूंगा तेरे को। नहीं तो लॉकडाउन में तू बाहर निकला ये केस में, समझा? चल। लोगों को खाने को ना तेरे को दारू चाहिए? नहीं। अरे देवा देवा। हात दाखवा, औषध लावते। दादा, दारू बैन है लॉकडाउन में, उसमें बहनी की क्या गलती है? तुम सब औरतों की गलती है। इसकी हाय लग गई मेरी दारू को। अब तू क्या रे? क्या इसकी वकील बन रही है? अपने घर बार छोड़ के, पति छोड़ के यहाँ बैठी है फुकट में, लक्ष्य छाड़ रही है। तू परेशान कर दिया है। देवा देवा, तूने बेटा ने कैंसर दिया है, कैंसर।
विश्व दादा, उधारी वाला पैसा नहीं देता तब मानुस कैसा होता है रे? जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं देता ना। 2 दिन में मेरा पैसा वापस करा। नहीं तो तू जानता है मैं हिसाब में कितना पक्का हूँ। अपने हिसाब से पैसा वसूल करना जानता हूँ मैं। अरे भाऊ, आप काहे को टेंशन ले रहे हो? सरकार ने दारू बंद किया है, अपन ने नहीं। अपना काम चालू है, आपका माल पहुंच जाएगा। हाँ, पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ओके ओके। क्या रे? क्या चल रहा है? रख मोबाइल रख। लॉकडाउन है इसका मतलब ये है क्या पूरा काम धंधा बंद है? कुछ काम क्या करना? अरे पापा, जाने दो ना, मैं समझाता। इसको नहीं पूरे गांव को समझा। लॉकडाउन है तो मेरा पैसा भूल गए सब। कुछ भी कर, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, समझा? जी पापा। सुनील, सुनील, कैसा है तुम्हें? तेरे को पड़ी है? हाँ, इधर सब काम मुझे ही करना पड़ता है, झाड़ू पोछा, और तू उधर मस्त अपने मायके में ऐश कर रही है। हाँ, अरे खुद को बीबी बोलती है ना मेरी। इस पे मेरी क्या गलती? ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ अटक गई ना। ये देख, तू जल्दी नहीं आई ना तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। सुनील, क्या बोल रहे हैं आप? पागल हो गए क्या? देख, अभी बोल रहा हूं, जल्दी कर लूंगा। सुन, ठीक हो? हाँ आरती। हेलो हेलो गोपाल दादा, आपकी गाड़ी जाती है ना मुंबई सब्जी लेके? हाँ, रोज जाता हूँ। क्यों? दादा, मेरे को कल ले जाओगे? मेरे को अपने पति के घर जाने का है। हाँ ठीक है। क्या गोपाल मान गया? हाँ, बहुत तोलमोल करके माना। कहा कि सुबह 5 बजे जाती है उनकी गाड़ी सब्जी मंडी, तो वो मुझे उसी वक्त ले जाएंगे। देख, ऐसा अकेले जाना सेफ नहीं है, बाबा को साथ ले जा। कैसी बातें कर रही है बहनी? लॉकडाउन में मेरा जाना मुश्किल है और आप कह रही बाबा को ले जाओ साथ में। नको बहनी, सुनिए, उनको तो बताना भी मत। एक तो जाने नहीं देंगे, ऊपर से लड़ेंगे अलग। ऐसे कैसे जाएगी तू? काही झालं तर? अगर नहीं गई ना तो सचमुच कुछ हो जाएगा। लॉकडाउन का सबसे बुरा असर हुआ है दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों पर। अब ना उनके पास काम है और ना ही वो वापस अपने घर जा सकते हैं। काय अवस्था झाली सर। सोचिए ना, लॉकडाउन में लोगों के पास घर नहीं है। घर नहीं, ऊपर से बीमारी का खतरा। खराब हालत है बहुत। ये कोरोना कब जाएगा किसको मालूम। सब एक लड़की कंप्लेंट के लिए आई है। बोलो। आप? हाँ बताओ क्या हुआ? सर, लॉकडाउन में मैं अपने मायके में रह गई थी। अब मैं अपने पति के घर मुंबई जाना चाहती थी। घर से निकली तो किसी ने मेरे सर पे पत्थर मारा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उसने मेरा रेप किया। लेकिन आपको पता है ना
लॉकडाउन में एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, फिर भी आप जा रही थी। कैसे जा रही थी? मैं सब्जी वाले टेम्पो में छुप कर जाने वाली थी। क्यों रिस्क लेते आप लोग? हाँ, ये लॉकडाउन आपके भले के लिए किया है ना? कितने बजे की बात है? करीब 4:45 बजे। सर उस वक्त तो गश्त लगी हुई थी, कोई बाहर नहीं था। हो सकता पहले से किसी को पता हो। आप मुंबई जाने वाले किस किस को पता था? टेम्पो वाले गोपाल दादा, मेरे पति सुनील और बेला बहनी। सुनिए मैडम, मेडिकल लगे होंगे और डीएनए सैंपल और कपड़े अच्छी तरह से कलेक्ट करो। ओके सर। एक काम करो, वो गोपाल टेम्पो वाला, उसका पता करो और आसपास भी पूछताछ करो। जी सर। आरती, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम तो सुनील के घर गई थी ना? वही नहीं। बाबा काय झालं तुला? खतरा हो गया बाबा, सब खत्म हो गया बाबा। सर आरती का रेप तो हुआ था, लेकिन कोई डीएनए का ट्रेस नहीं मिला। कॉन्डम यूज किया गया और सर उसके सर पे गहरी चोट भी थी, जैसा उसने हमें बताया था। बता, ये रेप सवेरे 4:45 बजे हुआ, लेकिन हमारे पेट्रोलिंग टीम को वहां कुछ नहीं मिला। हो सकता है ये रेप प्रीप्लान्ड हो। सर वो कैसे? ये सवेरे 5 बजे, वो भी लॉकडाउन में, कोई खिस्से में कॉन्डोम लेके घूमेगा क्या? कौन हो, इसका कनेक्शन मुझे गोपाल से जरूर लगता है। उस गोपाल को बुला। सर अरे गोपाल भाई, ये लो हाँ लिस्ट, इधर इधर माल पहुंचाने का है और अच्छे से पहुंचाना। पिछली बार जैसा लोचा मत करना यार। संदीप भाई, आजकल पुलिस का चेकिंग बहुत बढ़ गया है, ये माल का क्वांटिटी थोड़ा कम करना पड़ेगा। गोपाल भाई कसम से हाँ, ऊपर वाले ने एक नंबर बनाया है इसको। एक दिन ना इसका एटीट्यूड तोड़ने का बाबा। वो भाई, मेरे को जल्दी निकलने का है, शाम को पुलिस का चेकअप कर जाता है। चलो अच्छा, चले बाबा। देखना हाँ, संभाल के गिरे नहीं। ये गाड़ी आ रही है, अंदर गोपाल भाई जल्दी लाओ, जल्दी पकड़ बंद कर। रोक। टेम्पो किसका है? मेरा सर। तू गोपाल है? हाँ। अरे क्या लगा रखा है? लॉकडाउन चल रहा है, पता है ना? मास्क कहाँ है तुम लोगों के? मास्क लगाओ मुंह पे। तो लॉकडाउन में वाइन शॉप ओपन करना मना है ना? क्या कर रहे हो यहाँ पे? बंदी तो है, वो तो दिन में 1-2 बार ऐसी राउंड मारने को आ जाते, कभी चोरी बिरी हो गया तो। अच्छा, दुकान देखने टेम्पो लेके आते हो तुम? अरे साहब, वो टेम्पो तो सब्जी का है, वो मैं यहाँ से पास हो रहा था तो संदीप भाई को मिलने को आ गया। ए दीडशाना, तू गप्परा कर दे, इसको गाड़ी में डालो। और तुम दोनों फिर से वाइन शॉप के बाहर दिखे ना, तुम दोनों को भी अंदर कर दूंगा, समझे क्या? अरे साहब, ओ साहब, आज बंद दारू की दुकान के बाहर खड़े रहना गुनाह है क्या? रेप करके भागा और मुझे सिखाएगा? थाने में बात करता हूँ देर से। जब तक सच नहीं बताएगा मार खाता रहेगा। मार। चल उठ। मास्क पहन। साहब किसका रेप? मुझे कुछ नहीं पता है साहब। आरती के साथ वो अपने पति के घर जा रही थी, उस मौके का फायदा उठा के रेप किया ना तूने उसके साथ? नहीं साहब, क्या कह रहे हैं आप? आरती तो मेरे बहन जैसी है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। किसी और ने क्या होगा? चुप। आरती सर मास्क। आरती उसके पति के पास जाने वाली थी, ये सिर्फ उसके पति को, उसके वहिनी को और तेरे को पता था। तो उसका रेप तो उसका पति और वहिनी नहीं कर सकते ना?
तूने क्या उसके साथ रे? सब मेरे अलावा अमर और संदीप भी जानते थे सब। मैंने खुद बोला था उनको सब। साला इस कोरोना की ना ऐसा कुंडली मार के बैठा है ना, लाइफ में भी और धंधे में भी सब कुछ चौपट कर दिया। चलो मैं चलता है, सुबह जल्दी जाने का। अच्छा गोपाल बाबा, कल ध्यान से माल की डिलीवरी देने का है, भूलना नहीं। हाँ हाँ याद है। वैसे भी अभी ड्राइवर से ज्यादा डिलीवरी बॉय बन गया है मैं। कैसे? अरे वो शंकर बाबू की बेटी नहीं आरती, उसको कल उसके पति के घर डिलीवर करने का है। अब भैया भैया बोल के मेरे को मना तो लिया, लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो वो तो छूट जाएगी, मेरे को बराबर बांबू देगी पुलिस। अब रिस्क लिया है तो भोगो। प्रताप, अमर और संदीप को लेके आओ। सर अगर ये झूठ निकला ना, इतना मारूंगा तेरे को, जिंदगी भर पछताएगा। देख, सच बताएगा तो दर्द कम होगा। अगर मोबाइल से तुम्हारा लोकेशन पता चल गया ना, इतना मारूंगा कि दर्द में रोना भी भूल जाओगे। सर हम लोग सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया सर। फालतू में आप लोग को हरास कर रहे हैं। सच्ची बोला तो कुछ भी नहीं किया। हैरेसमेंट तो अभी शुरू हुई बेटे, जब हैरेस करूंगा ना पतली निकलेगी, समझा? जब तक ये सच नहीं बोलते तब तक मार दो इसको गड़े। सर सच बोल रहे सर। इन दोनों के कॉल डिटेल्स निकालो। अगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो ऐसे छोड़ना पड़ेगा। जी सर। और वो आरती का पति सुनील, उसको लेके आओ। सर आरती, कुछ तो खा ली, कब तक भूखी रहेगी? भाई भी अब तो बस मर जाने को जी करता है। भाई सुनील, भाई अगर इसको पता चल गया ना कि मेरे साथ क्या हुआ, ये मुझे छोड़ देंगे। भाई रुक, मैं बात करती हूँ। ला। हाँ सुनील। आरती है तिकड़े? हाँ, वो बाथरूम में है। क्यों? वो तो आने वाली थी ना आज। अरे ऐसे कैसे आएगी? बीमारी फैली है, लॉकडाउन है, और अकेली जवान लड़की को ऐसे कैसे भेज दे? तो क्या हुआ? उसको कोई जान से मार देगा? मार देना तो अच्छा ही होगा। कौन से मुहूर्त पे शादी करवा दी मेरी? क्या हुआ भाई ने? क्या बोला सुनील ने? अब वो मेरे साथ नहीं रहेंगे ना, वो मुझे छोड़ देंगे ना। सही किया उसने। तेरे इस लड़की को छोड़ देना चाहिए। पूरे खानदान की नाक कटवा दी तूने। हेलो सर, मेरे बाजू वाले घर में मारपीट हो रही है। लगता है दिनेश भाई किसी को मार रहे हैं। कहाँ तुम्हारा बेटा? सर उन्हें बचा लीजिए। और तो तुम मारता है तू। शर्म ना आवे तेरे को? चलो इधर खड़े रहो। तब मेरी क्या गलती है साहब? इसको सब पता था साहब। इसकी वजह से इसका रेप हुआ है साहब। अब इसका पति इसको छोड़ देगा। ये आरती ने मेरी बीवी को सब कुछ बताया था, लेकिन ये मुंह बंद करके रख दी। कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने मुंह बंद रखा था? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया था। तुम अपना मुंह फेर के सो गए। वो अपनी आरती है ना, वो कल सब्जी वाले गोपाल के साथ मुंबई जा रही है। उसके टेम्पो में आप उसे रोको ना। मैं क्यों रोकू रे?
अच्छा है ना, भला टली, जाने दे। पर ऐसे वक्त पे वो अकेले कैसे जा सकती है? आप रोको ना उसे। ए, उसको जाना है ना, मरना तो मरने दे, और तुझे उसके पीछे जाके मरना है ना, तू जाके मरना भाई। तेरे को तेरी बीवी ने बताया था ना तेरे बहन के बारे में, उसको समझा नहीं तूने? और किस किस को बताया था? अरे साहब मैं किसको क्या को बताएगा? नाक कटा के आइए साहब, भला से कहीं भी जाए। चल। कैसा मर दे रहे तू? तेरे को किसी की पड़ी नहीं, बीवी को मारता है, बहन को मारता है। तू चल, तू पुलिस स्टेशन चलेगा, घेऊन चला पुलिस स्टेशन, वहां तेरे को सिखाता हूँ पति और भाई का फर्ज। चल घेऊन चलेगा, चल। साहब जाने दो ना साहब, अब से नहीं करेंगे, बोला ना तू भी पर। हाँ साहब, नहीं करूंगा। तुम जैसे पत्नियों की वजह से इन जैसे पतियों को हिम्मत आती है सब कुछ करने की। साहब ये पति जात होती है ऐसी है, हम पतियों को ही सब कुछ सहना पड़ता है। मेरा पति तो कम से कम मुझे मार पीट के अपने साथ तो रखता है, लेकिन ये आरती का पति हर रोज दूसरी बीवी लाने की बात करता है। बेचारी इसी डर में रहती है। और आज तो कह रहा था आरती को कोई जान से मार दे तो ये अच्छा होगा। सर, संदीप और अमर की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स आ गई। रेप के वक्त दोनों की मोबाइल की लोकेशन उनके घर की है। मोबाइल घर पे भी तो छोड़ के जा सकते हैं। उसकी कोई क्राइम हिस्ट्री? जी सर, संदीप की है। कुछ साल पहले उसके गर्लफ्रेंड ने उस पर रेप का चार्ज लगाया, लेकिन बाद में केस वापस ले लिया। वैसे भी लड़कियों को डराने धमकाने से वो केस वापस ले लेती है। और वैसे ये संदीप डेढ़ शाना बनता है। पता करो मामला क्या था? जी सर। सर, आरती के पति सुनील को मुंबई से लेके आए। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया साहब। साहब क्यों मार रहे साहब? मैंने क्या? चुप, चिल्ला मत। मास्क मास्क। एक बात बता, आरती तेरे पास मुंबई आ रही थी, किस किस को पता था? नहीं साहब, किसी को नहीं पता था साहब। और क्या फर्क पड़ता है ना साहब? मंजू को भी नहीं? उसको तो फर्क पड़ता होगा ना, तेरा कॉल रिकॉर्ड, तेरा अफेयर चल रहा है ना मंजू के साथ। हाँ? नहीं साहब। ए चुप बैठ, समझा ना? तेरे जैसे पतियों को रोज मिलता हूं मैं यहाँ। तूने उसको धमकाया था, तू जल्दी मुझे मिलने नहीं आई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा मंजू के साथ, इसलिए वो लॉकडाउन में तेरे पास आने के लिए निकली। तूने फायदा उठाया, उसका रेप करवाया ताकि तेरे रास्ते से हट जाए। रेप? नहीं साहब। साहब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है साहब। आप बोल रहे हो तभी मुझे पता चल रहा है कि उसका रेप हुआ है। ज्यादा भोला मत बन, समझा ना? सब पता है तू कैसा टॉर्चर करता था उसको। साहब ये मारना पीटना धमकाना ये सब अलग बात है साहब, लेकिन मैं किसी का रेप नहीं करवा सकता हूँ साहब। साहब आरती की कसम साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सच क्या है झूठ क्या है जल्दी पता चल जाएगा, समझा ना? बाद में देखता हूँ तेरे को। साहब सुनो ना मेरी बात साहब सच में मैंने कुछ नहीं किया साहब। आरती को अपने पति के दबाव में उसकी धमकी के आगे हार मानकर लॉकडाउन तोड़कर बाहर जाना पड़ा, और उसका बाहर जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया। आरती के बयान के हिसाब से पुलिस ने क्राइम सीन और उसके आसपास की जगह का मुआयना किया, लेकिन ना तो उन्हें कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज मिली जिससे आरती पर वार किया गया, और लॉकडाउन की वजह से कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं मिला। कई लोग पुलिस के शक के घेरे में थे, गोपाल से लेकर आरती के पति तक, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। और इससे पहले कि पुलिस आरती का केस सॉल्व कर पाती, उनके सामने एक और केस आ गया। ओ मैडम, आप बीच रास्ते पे क्या कर रहे हैं? अब तो पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है। ओ मैडम, क्या हो गया आपको?
हॅलो सर, हायवेच्या बाजूच्या रस्त्यावर पडली होती, हालत बहुत खराब है। मैं पूछने से पहला ही बेहोश हो गई, इसलिए इधर लेके आया। डॉक्टर बोला रेप हुआ। सर, डॉक्टर ने बताया कि रेप काफी ब्रूटल था, काफी इंटरनल इंजरीज आई, सर पे भी चोट लगी, ट्रीटमेंट शुरू कर दी। ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे अस्थमा, मैं इनहेलर लेने गई थी और जब मैं लौट रही थी किसी ने मेरे सर पे पीछे से मार दिया और मुंह पे कपड़ा था और मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मेरे ये सब हुआ। ये सब कुछ काम है? प्रताप, कविता के बॉडी पे सीमेंट्स तो नहीं मिले। तेरा आसपास देखो, यूज कॉन्डोम में पैकेट मिलता है। जी वहीनी, 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 देवा, वहीनी, 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 बाबा, प्रताप, सर पे गहरी चोट है, खून भी बहुत बहा है। अब मैं फॉरेंसिक टीम को बोलूं, पूरा एरिया छानना है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, आपकी बहनी वहां क्या कर रही थी? पता नहीं सर, मैंने बहनी को 1 घंटे पहले देखा था, वो कपड़े सुखा रही थी। मैं खुद से इतना परेशान थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आप क्या कर रहे थे? साहब, टीवी देख रहा था, वो सीएम साहब का भाषण था ना वायरस पे। इंपॉर्टेंट है ना वो भी। पतिदेव, तू क्या कर रहा था? मी झोपलो होतो साहब, ना काम आहे ना दारू का बंदोबस्त आहे साहब। काय करणार माणूस? मास्क पहन। सॉरी सर। आपके घर के बहू को किसी ने बाहर लाके मार दिया, आपको पता भी नहीं? लॉकडाउन में भी इतने बिजी हो? सर, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। आइए शस्त्र। मनोहर जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको नया जन्म मिला है। इस बीमारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी नौकरी, मेरे पैसे, बेटी की इज्जत भी। सर, बेला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बेला के सर पे भी वैसी ही चोट है जैसे कविता और आरती के सर पे थी, लेकिन बेला की सर की चोट ज्यादा गहरी है और इसीलिए शायद ज्यादा खून बहा है। वैसे बेला के साथ रेप नहीं हुआ है। प्रताप, आरती और कविता, इन दोनों के सर पे चोट थी और दोनों के साथ रेप हुआ है। बेला, इसके सर पे चोट आई सिर्फ,
इसके साथ रेप नहीं हुआ। शायद रेप होने से पहले वो मर गई और रेपिस्ट डर के भाग गया। हमारे सामने 3 विक्टिम है, तीनों के सर पे सेम जगह चोट थी और दोनों के साथ रेप हुआ। और बेला के साथ रेप नहीं हुआ। मुझे लगता है ये सीरियल रेपिस्ट का काम है। कविता का मेडिकल रिपोर्ट है? जी सर, कविता के केस में एक अजीब बात पता चली। रेप के वक्त कॉन्डम की जगह पॉलीथीन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया गया था। शायद इसीलिए उसे अंदरूनी ज्यादा चोटें आई। जी सर। एक काम करो, क्राइम सीन को वापस चेक करो। फॉरेंसिक टीम और अपनी टीम, ये दोनों को ये पॉलीथीन वाली थियरी बता दो। ये दोनों केसेस एक दूसरे से जरूर जुड़ी हुई लगती है, क्योंकि कविता का रेप जहां हुआ उसके आसपास ही बेला की बॉडी मिली। हो सकता है रेपिस्ट के वार से बेला पहले ही मर गई, या तो बेला ने रेपिस्ट को देख लिया इसलिए रेपिस्ट को उसको मारना पड़ा। जो 3 औरतों के साथ क्राइम हुआ है वो एक दूसरे की पड़ोसी थी और ये क्राइम सीन भी उनके घर के आसपास का ही। सर, कहीं इन तीनों को टारगेट तो नहीं किया गया? हो सकता है। एक काम करो प्रताप, इस लॉकडाउन में भी जितने आवारा लड़के घूम रहे हैं ना हीरो बनकर, उनकी पूछताछ करो और किसी भी शक आए तो पुलिस स्टेशन लेके आओ। कुछ बताया? नहीं सर, सबका यही कहना है कि किसी ने कुछ नहीं किया, ना ही किसी ने कुछ देखा है। इनका मोबाइल लोकेशन चेक करो, नंबर ट्रेस पे डाल दो। जहाँ कविता का रेप हुआ था वहां से हमें पॉलीथीन का टुकड़ा मिला। फोरेंसिक ने कंफर्म किया कि इसमें सीमेंट के ट्रेसेस हैं। और सर, हमने आसपास की जगह को अच्छे से चेक किया तो वहां पास से इस पॉलीथीन का दूसरा टुकड़ा भी मिला। लगता है कुछ लोगों ने इंसानियत बेच खाई, शैतानी दिमाग बन गया। फैशन 62 मालाड वेस्ट में जाके चेक करो। फेटू दे जहाँ सोलून काट। कविता, तुझे तो तेज बुखार है। हाँ बोलो। ठीक है सर, कविता की तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मुझे डर है कहीं कोरोना ना हो। तो मेरे दिमाग में आइडिया है। एक काम करो, मीडिया में खबर फैला दो कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ था वो कोरोना पॉजिटिव निकली। ये न्यूज इस तरह फैलनी चाहिए कि ये बात उस रेपिस्ट तक जानी चाहिए और उसे लगना चाहिए कि वो लड़की कविता ही है। और सारे हॉस्पिटल और कोविड टेस्ट सेंटर में इन्फॉर्म कर दो कि अगर कोई खुद होके टेस्ट करने आए कोरोना की तो हमें इन्फॉर्म कर दो। तो सुपर आइडिया। इस बीमारी से तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी डरते हैं। बहुत होगा इन लोगों का नाटक। लॉकडाउन का बहुत फायदा उठाया इन्होंने। उनका मास्क तो उतरना ही चाहिए। नाय गांव में हाल में ही एक लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से रेप किया गया और अभी हमें खबर मिली है वो लड़की कोविड पॉजिटिव है। डॉक्टर, मुझे कोरोना। डॉक्टर, हॉस्पिटल में बिना मास्क के कैसे घूम रहे? आप मास्क पहनिए पहले। ये ऐसे टिक नहीं रहा है, गिर रहा है बार बार। डॉक्टर, हाँ बताइए। मैडम मेरा कोरोना टेस्ट कर लो मैडम। हाँ, पर टेस्ट कुछ लक्षण दिखने पे होते हैं, सर्दी खांसी सांस लेने में तकलीफ, कुछ ऐसा हो रहा है आपको? हाँ मैडम, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सर्दी खांसी कुछ नहीं है? हाँ मैडम, सब कुछ हो रहा है मेरे को। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, आप बस मेरा टेस्ट कर लो। मैं जब तक यहीं बैठा रहूंगा जब तक मेरा टेस्ट नहीं होगा। मैडम आप यहाँ पे बैठिए, मैं टेस्ट किट लेके आती हूँ। जी मैडम।
डर गया ना कोरोना से? डर गया ना? डर गया ना कोरोना से? डर गया ना? सर को अच्छी तरह से डराता हूँ मैं। सर टेस्ट करना इलीगल है क्या? सर मुझे लगा मुझे कोरोना वायरस है इसलिए मैं यहाँ आया सर। कोरोना तेरे कान में आके बोला था मैं आ रहा हूँ। सच तो ये कि तूने कविता का रेप किया, वो कोरोना पॉजिटिव थी, तेरे को डर लगा इसलिए तू यहाँ टेस्ट करवाने आया था, है ना? अरे नहीं सर, सर मैंने कविता का रेप नहीं किया सर, लेकिन वो सर मैंने और संदीप ने ना वो आरती का रेप किया था सर। लेकिन सारा वो प्लान संदीप का था, मैं तो बस उसके साथ गया था सर। तूने कबूल किया है ना आरती का रेप किया था? वैसे कबूल कर, तूने कविता का रेप किया है। नहीं सर, सर कविता के रेप का मेरे से कुछ लेना देना नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। वो संदीप ने किया और मैंने संदीप को बोला भी था कि वो भी आकर टेस्ट करवाए सर। मुझे और कुछ नहीं मालूम है सर, लेकिन ये रेप संदीप ने किया। और सर मुझे लगता है कि वो बेला का मर्डर भी ना संदीप ने किया। ऐसा क्यों करेगा? और वो आरती का बाप शंकर है ना, उसने पैसा लिया था परमेश्वर काका से और शंकर वो पैसा नहीं दे रहा था, तो काका ने संदीप को बोला कि तू जाकर पैसा वसूल करे। तो क्या पता सर इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो सर, बाकी मुझे कुछ नहीं पता सर। जो वो संदीप, वो आरती का बाप शंकर, उसको उठा के ला। सर हो सर घेतले होते मी पैसे। परमेश्वर दादा से मैं पैसे लेते रहता हूँ, धंधे में तो लेन देन लगा रहता है। पर साहब मैंने उसे कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है मैं उसके सारे पैसे लौटा दूं, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इतने गिरे हुए निकलेंगे। अरे सिग्नल तोड़ के भागता है? हाँ उतर नीचे, नीचे उतर, नीचे गाड़ी का शटर खोल। पता चला लगने पे कैसा दर्द होता है? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, कुछ नहीं किया। देख तेरे दोस्त अमर ने कबूल किया है कि तुम दोनों ने मिलकर आरती का रेप किया था। तूने कविता का रेप किया ना, अभी उसको कोरोना हुआ है और तुझको भी होगा और तेरे से मेरे को कोरोना होगा। पे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ये देख के साले कुछ भी बोलेगा। अरे भाई मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, हमने आरती का रेप किया था ना, आरती कविता की पड़ोसन है, तूने उसका रेप किया तो उसके पीछे था मेरे को। ज्यादा बकवास करेगा ना जान से मार दूंगा। कर अपना काम। सर गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तीन बार गलती। पहले आरती का रेप, बाद में कविता का रेप, उसके बाद में बेला का मर्डर। फिर तेरे गलतियों की सजा की लिस्ट कितनी लंबी होते जा रही पता तेरे को? सर नहीं सर, तो झूठ है सर। आरती का रेप मैंने किया मैं मानता हूँ, पर कविता का रेप, बेला का मर्डर ये सब नहीं किया सर। सच में सर, आई शपथ नहीं किया। ऐसी खोटी शपथ ये तो सच देखा जाए ना तो आरती के रेप के बाद तेरे मुंह को खून लग गया। नहीं सर झूठ है। तो सच में आरती का रेप भी मैंने उसके बाप के कहने पे किया। शंकर काका ने बोला था सर। संदीप देख, तू तो मेरे बच्चे जैसा है, अपने बाबा को बोलना कि मुझे थोड़ा टाइम दे दे। बेटा लॉकडाउन में कमाई रही नहीं तो पैसे मैं कहां से दूंगा? काका देखो, मैं आपके और बाबा के मैटर में नहीं पड़ूंगा। अपने काका की थोड़ी सी मदद कर रहे बाड़ा। अच्छा ठीक है, पर मेरा क्या फायदा? देख मेरी बेटी आरती कल गोपाल के टेम्पो से अपने पति के घर जा रही। फिर अगले दिन मैं और अमर कुछ जगह पहले से ही पहुंच गए थे जहां आरती आने वाली थी। सर वो पॉलीथीन का पता चल गया और वो किसके घर का है वो भी। बाप अपने बेटी के लिए जान दे देता है, लेकिन पूरी दुनिया में तो एक ही बाप होगा, इतना घटिया बाप होगा जिसने अपने बेटी का रेप करवाया। क्यों किया ऐसा? सब मैंने परमेश्वर से बहुत उधार लेके रखा था। लॉकडाउन में मैंने बहुत सारा धान खरीदकर गोदाम में भर लिया था। सोचा लॉकडाउन में बहुत फायदा होगा, महंगा बेचूं, लेकिन पुलिस ने ब्लॅक मार्केटिंग करने वाले दुकानदारों की दुकान बंद करवा दी। माझी सगळी प्लानिंग वाया गेली हो, पर मैं क्या करता। ऊपर से परमेश्वर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था। परमेश्वर पागल आदमी है सर,
वो मारपीट पर उतर आता है, इसलिए मुझे संदीप की मदद लेनी पड़ी। परमेश्वर पागल नहीं, तू पागल है, समझा? उधार तूने लिया, ब्लैक मार्केटिंग तेरे को करनी थी और उसकी सजा तूने तेरे बेटे को दी। तू बाप नहीं, शाप है, शाप। और कविता का रेप वो कौन सा उधार चुकता करने के लिए किया था, बोलना। देख, तूने मलाड से जिस दुकान से शर्ट खरीदी थी ना, उसका सीसीटीवी फुटेज मिला है। सच सच बता, ये तो सीमेंट टेस्ट होने के बाद में सब कुछ सच सामने आ जाएगा। इतना मारूंगा तेरे को, बुढ़ापे में दर्द होगा। बता। सांगतोय सर, सांगतोय। आपको संदीप, आरती के पति और मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए थे। आपको इन सब पर शक था, मुझे पता था। पुलिस इस शक के जरिए मुझ तक पहुंच ही जाएगी, तो मैंने सोचा कि आपका ध्यान भटका दूं। उसी दिन मैंने कविता को अकेले सड़क पर देखा, तो मुझे अचानक सीरियल रेपिस्ट का ख्याल आया। मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने कविता का रेप वैसे ही किया जैसे आरती का हुआ था, ताकि पुलिस को लगे कि कोई सीरियल रेपिस्ट है और घर वालों का रेप से कोई कनेक्शन नहीं। कॉन्डोम लेने का टाइम नहीं था, तो ये पॉलीथीन। मातारिया, तेरे को शर्म नहीं आती? हाँ? और वो कविता का रेप करते हुए बेला ने देखा, इसलिए तूने बेला को मार दिया। बाबा, अगर कोरोना नहीं होता तो मेरा नुकसान नहीं होता और मुझे ये सब नहीं करना पड़ता साहब। दोष बीमारी का नहीं, तेरे खराब दिमाग का है। जिंदगी इम्तिहान लेते रहती है, लेकिन ऐसे में तुम जैसे कमजोर और घटिया लोग ऐसे में अपराध का सहारा लेते हैं। शंकर को कविता के बलात्कार और बेला के मर्डर के लिए और अमर और संदीप को आरती के बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया है और ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। ये समय देश और पूरी दुनिया के लिए परीक्षा का समय है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई अब भी जारी है। हमें सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर कोरोना को हराना है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा देश अब लॉकडाउन से अनलॉक की दिशा में बढ़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान जब हम अपने घरों में महफूज बैठे थे, उसी दौरान हमारे ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। क्राइम पेट्रोल और सोनी एंटरटेनमेंट की टीम इन सभी वॉरियर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में इनका योगदान अमूल्य है। लॉकडाउन के दौरान हमारी जिंदगी मानो रुक सी गई थी। जहां पूरी दुनिया कोरोना के मरीजों के आंकड़ों से परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ एक जिंदगी ऐसी भी थी जिसे बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि उसके आसपास क्या घट रहा है, और वो थी शांभवी। शांभवी की जिंदगी मानो पहले से ही किसी कैद में बसर हो रही थी, लेकिन शांभवी की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। कांग्रेस बॉबी, इस बार भी तेरे सेमेस्टर में 90% आए हैं। देखना, अगली बार ना तेरा नाम भी इस बोर्ड पर होगा। फिर तो पार्टी देगी ना? पार्टी? पहले ये बोर्ड देख मानसी, पिछले 10 साल में सबसे हाईएस्ट मार्क किसके हैं? शांभवी चौरसिया 99.34%, 2018-19। वाह यार, तुम दोनों बहनों तो स्कॉलर हो, और तेरी बड़ी बहन ना तुझसे भी आगे है। यही तो प्रॉब्लम है, पूरी लाइफ दीदी के अचीवमेंट्स में ना मेरे एफर्ट्स तो कहीं दिखाई नहीं देते। चल आओ। क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही। तुम्हें पता है क्यों नहीं, दीदी पीछे खड़ी है। वो तो माँ पापा का टेंशन था ना, इसलिए। तो क्यों इतनी टेंशन लेती है? These are just numbers। 5 साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा कि तेरे कितने मार्क्स हैं। समझी? चले। वो हीरोइन, क्या स्टडी करने आती है, बाल बढ़ाने आती है? विकास, तेरी गुंडागर्दी मुझ पे नहीं चलेगी, समझा? चल निकल। दीदी, जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी ना।
मैं समझा दूंगी माँ पापा को। अरे माँ पापा तो ठीक है यार, मुझे टेंशन दादी की है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी तुम इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हो? जो दादी के ताने झेल सकता है ना, वो कुछ भी झेल सकता है। शांभवी, इधर आ, इधर आ तू। बाल काट के आ गई तू? हाँ, वो भी घर में किसी से पूछे बिना। राजीव, आरती, इधर आओ। क्या हुआ अम्मा? हाँ माँ, कितनी बार कहा है तुमसे, लड़की जात है, उसको थोड़ा मर्यादा में रखो। देखा, आज जाके बाल कटवा के आ गई। चल जा अपने कमरे में। कह देती हूँ, ये लड़की एक दिन हम सबको खून के आंसू रुलाएगी, याद रखना। माँ, पापा, अब दादी कुछ कहते क्यों नहीं हो? वो इतने ताने क्यों देती है? बेटा, दादी की बात को दिल पे नहीं लेती। कैसे ना लगाऊं पापा, अभी से स्कूल से आए हैं, उनको जो कहना होता कह देती, लेकिन अच्छे से खाना तो खा लेने देती। नहीं बॉबी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं, मैं बाद में खाऊंगी। माँ, चमन चाचा का खाना दे दो, मैं उनको दे के आती हूँ। अच्छा ठीक है, चल। पर तुमने बाल क्यों कटवा दिए? बताना तो बाद में बताऊंगी। बॉबी, तू चल रही है मेरे साथ? नहीं दीदी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब जाओ। चल आराम कर। कैसे हो चमन चाचा? ये लीजिए आपका खाना। टिया रानी, कितने मेहनत से खाना लाती हो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन खाना ना लाई हो। भगवान खुश रखे तुम्हें। अच्छा चमन चाचा, मैं चलती हूँ, आप ख्याल रखो, ठीक है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। बॉबी, जा दीदी को बुला के ला। दीदी, दीदी, वो आई नहीं अभी तक। मैं बाहर देख के आती हूँ। बाहर तो नहीं है। कहाँ गई होगी? मैं फोन करके पूछती हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। फोन तो बंद आ रहा है। यहीं कहीं होगी, मैं जाके देखता हूँ। मैं भी आती हूँ। हाँ चल बेटा। चमन, वो मेरी बेटी शांभवी आई थी क्या यहाँ? हाँ साहब, रोज की तरह खाना दिया, बढ़िया खाना था। किस तरफ गई हो? घर की तरफ।
मिली श्याम बेबी? बहुत जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। पागल हो गए हैं तू राजीव? इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस में जाएगा? कोई जरूरत नहीं है। यही कहीं गई होगी, अपने दोस्त के पास आ जाएगी। लेकिन माँ, कितनी बार कहा है तुमसे, लड़की जात है, काबू में रखो। पर मेरी बात सुनता कौन है? गई होगी कहीं पे मुंह फुलाकर। माँ प्लीज आप रोइए मत, आप प्लीज पुलिस के पास जाइए ना। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। बड़े मजे में होगी तेरी बेटी। दिन दहाड़े दरवाजे से कोई नहीं उठा के लेके गया उसे। और हाँ, पहले ही बता देती हूँ, पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा बदनामी होगी। जी बोलिए। क्या ये राजीव चौरसिया का घर है? हम मैं ही राजीव चौरसिया हूँ। वो थोड़ी देर पहले अम्मी, अम्मी, आरती, 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 कपड़े पहना दो इसे, बेटा कपड़े लेके। हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करो। इसे हॉस्पिटल लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त दे दो, ठीक हो जाएगी। अरे हॉस्पिटल ले गए तो पुलिस केस होगा, फालतू का बखेड़ा नहीं चाहिए। लेकिन माँ, जब देखो तुम सब लोग अपनी मनमानी करते रहते हो। अरे इस लड़की की ये जो हालत है ना, वो तुम्हारी मनमानी का नतीजा है। अगर इस हालत में ये लड़की घर से बाहर गई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अम्मा, दीदी, पुलिस कंप्लेन नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन उसको हॉस्पिटल लेकर के चलिए, बहुत खून बह रहा है उसका। काम करते हैं, वो श्याम भाभी को डॉक्टर श्याम के पास ले चलते हैं। दोस्त है मेरा, बात बाहर भी नहीं जाओ। राजीव शामवे का गैंग रेप हुआ है। शायद 2 से ज्यादा लोग थे, बहुत तड़पाया गया उसे। बात किसी को मत बताना।
घर में भी नहीं। ये तो कैसी बातें कर रहा है यार? ये वक्त समाज के बारे में सोचने का नहीं है। अपनी बेटी के बारे में सोच। 11 कांच के टुकड़े, 2 पेपर कप्स, 5 पत्थर के टुकड़े। राजीव, तू और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस दर्द से गुजरी होगी वो बेचारी। मैंने अपने इतने सालों के करियर में ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत नहीं देखी। राजीव, मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ तेरा दोस्त भी हूं। मेरी बात मान, पुलिस स्टेशन जा, रिपोर्ट लिखा और अपने बाप होने का फर्ज निभा। आप टेंशन मत लीजिए, एफआईआर तो हो जाएगा। बस अपनी बेटी को थाने ले आइए रिपोर्ट लिखाने के लिए। साहब, मेरी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, वो यहाँ तक नहीं आ सकती। चलेगा। वैसे आपकी बेटी आपको मिली कहां से थी? हुमायूं नगर से एक औरत आबिदा और उसके बेटे ने मदद की। ठीक है, वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन कुछ और डिटेल्स चाहिए होगी हमें। सब कुछ तो बता दिया आपको। हाँ, अभी तक जो आपने बताया अपने मन से बताया, लेकिन अभी जो हम सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। अब आपने बताया कि आपकी बेटी परसों गायब हुई थी। जी। कमाल करते हैं राजीव साहब, पहले आना था ना रिपोर्ट लिखाने के लिए, इतना टाइम क्यों लगाया? साहब, बेटी का मामला है। ये पहली गलती है आपकी। अगर आप पहले आ जाते तो केस अब तक सॉल्व हो चुका होता। खैर छोड़िए, अब आगे से ध्यान रखिएगा, बात को बाहर मत जाने दीजिएगा। बाहर मतलब समझे ना, मीडिया उडिया में। हाँ जी भैया, बोलिए। अंशिका, आई नीड योर हेल्प। बड़ी मुश्किल से शांभवी के परिवार वालों को पुलिस में कंप्लेन करने के लिए मनाया था, लेकिन पुलिस शांभवी के बयान का इंतजार कर रही है। वो शांभवी इस हालत में है ही नहीं। इनफैक्ट उसकी हालत तो इतनी नाजुक है। अंशिका, मैं चाहता हूं कि ये केस खुलकर सामने आए ताकि पुलिस पर प्रेशर बने। भैया आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके और शांभवी के साथ हैं। थैंक यू अंशिका। इटावा में हुए ब्रूटली गैंग रेप को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पुलिस ने अभी तक उस जगह का भी पता नहीं लगाया है जहां पर विक्टिम के साथ ये घिनौना अपराध हुआ। पुलिस के इस निष्क्रियता और दमन के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। मीडिया के दबाव और पुलिस के आक्रोश से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। इंस्पेक्टर को इस केस से हटा दिया गया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया गया, जिसकी कमान शहर के एसपी आदिल खान ने खुद संभाली। आदिल खान के लिए चुनौती कड़ी थी। शहर में तनाव का माहौल था और लोगों में पुलिस के लिए अविश्वास बढ़ रहा था। शांभवी को न्याय दिलाकर लोगों के मन में पुलिस के लिए एक बार फिर से विश्वास पैदा करना ही आदिल खान का मकसद था। अब क्या बचा है यहाँ? और ज्यादती करना बाकी रह गया था क्या? राजीव जी, मैं यहाँ पर आपके जख्म को खरीदने नहीं आया। यकीनन हमारे डिपार्टमेंट से कोई चूक हुई है, उसी को सुधारने आया। आपकी बेटी शांभवी को इंसाफ दिलाने आया। खुद एक बेटी का बाप हूं, इसलिए आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं। आइए सर। शांभवी बेटा, एसपी साहब आए हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। डरो मत बेटा, ये नए अफसर है, हमारी मदद करना चाहते हैं। शांभवी बेटा, मुझे पता है तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा उस दिन जो हुआ, क्या वो तुम एक बार फिर से बता सकती हो? शांभवी बेटा, रहने दीजिए, इट्स ओके, मैं बाद में आऊँ। राजीव जी, जिस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन क्या हुआ था? I mean, एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर, पिछले कई सालों से शांभवी दीदी
हमारे कॉलोनी में आगे बैठने वाले भिखारी चमन चाचा को खाना देती थी। हर रोज की तरह उस दिन भी वो खाना देने गई थी। हम सब निधि का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो लौटी ही नहीं। हाँ साहब, वो संभवी बेटी खाना देने तो आई थी। वो किसी से बात कर रही थी फोन में, लेकिन उस दिन के बाद नहीं आई। तूने शांभवी का अपहरण होते हुए देखा था? अपहरण किसने किया साहब? वो ठीक तो है? ज्यादा नौटंकी नहीं समझे, सीधे सीधे बोल। उस दिन तुमने किसी सफेद रंग की गाड़ी को देखा था? गाड़ी तो आई थी साहब, कौन से रंग की थी वो याद नहीं। गाड़ी का नंबर? नहीं साहब। रोज यहीं बैठता है? जी साहब। चमन को खाना देने के बाद शंभावी अपने घर की तरफ गई और बीच रास्ते में किडनैप हो गई। जहां पे ये चमन बैठता है शंभावी का घर ज्यादा दूर नहीं है, तो मुमकिन है इसने सब कुछ देखा हो, लेकिन शायद छुपा रहा है। सर कहीं ये भिखारी उनमें शामिल तो नहीं? नजर रखो इस पे। और इसके मुताबिक शांभवी जब अपने घर की तरफ जा रही थी तब वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। शांभवी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा? जी सर, शांभवी उस वक्त उसकी क्लासमेट क्षमा से बात कर रही थी। क्षमा? सर कॉल तो कनेक्ट हुआ था, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे याद है जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, स्कूल में बहुत बवाल हुआ था। यह स्टडी करने आती है, बाल बढ़ाने आती है? आइंदा से ये बाल बढ़ाए ना तो याद रखना। विकास, तेरी गुंडागर्दी मुझ पे नहीं चलेगी, समझा? चल निकल, चलो दीदी जाने दो, चलो चलो चलो। शांभवी ने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी थी और प्रिंसिपल ने 1 वीक के लिए उसे सस्पेंड भी कर दिया था। और फिर विकास ने... तूने मुझे स्कूल से सस्पेंड करवाया ना, नेक्स्ट टाइम तेरे बाल नहीं काटूंगा, तेरी नाक काट लूंगा, ताकि तू किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इस बार तो छोड़ दिया तुझे, अगली बार मुझे हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। तेरा लक्षण नहीं बिगाड़ा ना तो मेरा नाम विकास खड़े नहीं। शांभवी बेटा बेफिक्र रहो, मैं तुमसे ऐसा कोई सवाल नहीं करूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे, लेकिन फिर भी तुम्हें जहां भी लगे हम इस पूछताछ को वहीं बंद कर सकते हैं। ओके बेटा, तुमने विकास खरे के बारे में पीएस शब्बीर अहमद को बताया था? सर विकास ने धमकी दी थी, लेकिन तब लगा नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले जब उसका मैसेज आया... मैसेज? सर शांभवी बेटा, क्या अब तो मुझे बताओगे कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इट्स ओके बेटा, रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लो। अच्छे लोग जिन्होंने मेरा कि मैं चिल्लाती रही, भागती रही, कोई नहीं रुका। तुम मदद के लिए चिल्लाती रहे, किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी? आए थे कुछ लोग, आवाज सुन के मेरी मदद करने। कौन थे वो लोग?
अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग थे। मदद कर मदद अच्छे लोग। तो शांभवी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन आबिदा के घर पे वो अकेले गई थी। अगर बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद की थी तो अभी तक सामने क्यों नहीं आए? शायद किसी के दबाव में हो। कोई बात नहीं, एक बार क्राइम सीन का पता चल जाए तो सब के सब मिल जाएंगे। तुम व्हाइट मैन क्राइम सीन का पता करो और सुनो, तो विकास करे, बुलाओ उसे पुलिस स्टेशन। सर बोल, शांभवी से तेरी क्या प्रॉब्लम थी? सर टेंशन थी और मेरे और शांभवी के बीच, लेकिन मेरा उस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है सर। तो कहाँ था उस दिन? सर मैं तो अपने घर पर ही था सर। तो मतलब तूने कुछ नहीं किया? तब तो तुझे डीएनए सैंपल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो मैसेज, शांभवी को मैसेज क्यों भेजा था? वो मैसेज सर सिर्फ मैं मौके का फायदा उठा रहा था सर। मुझे लगा उस वक्त मैं उसे धमका भी सकता हूँ और नीचा भी दिखा सकता हूँ सर। तेरी इस हरकत के लिए ना तेरे नक्शा बिगाड़ सकता हूं मैं, समझे तुम? सर ये हुमायूं नगर का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें एग्जैक्टली उसी मॉडल की व्हाइट वैन दिख रही है जिसका जिक्र शांभवी ने किया था। ये वैन 3:32 पर निकलती है और 7:35 पर रिटर्न आई। पता चला ये वैन किसकी है? नहीं सर, नंबर प्लेट क्लियर नहीं है। पता करो शहर में किस किस के पास इस मॉडल की सफेद वैन, एक एक से पूछताछ करो। एक और बात सर, ये एरिया आबिदा के घर से ज्यादा दूर नहीं है। तो पक्का क्राइम सीन भी आबिदा के घर के आसपास ही। इसने किया। गुड। लगता है शांभवी के साथ घटना यहीं घटी है। MM Catters। सर विक्टिम के शरीर से कांच के टुकड़े मिले और यहाँ भी इतने कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। सर बॉटल के बड़े कांच के टुकड़े यहाँ पर हैं। आबिदा का घर यहां से 300 मीटर की दूरी पर होगा। शांभवी यहां से रेंगते हुए वहां गई हो। लेकिन मन पर लगे घाव बहुत तकलीफदेह होते हैं। शांभवी भी इसी मानसिक यातना से जूझ रही थी। वो दर्दनाक हादसा एक सदमे की तरह से उसके दिमाग पर बार बार दस्तक दे रहा था। दूसरी तरफ एसपी आदिल खान और उनकी टीम इस केस की साजिश को समझने की कोशिश में लग गए थे। सर क्राइम सीन के आसपास के लोगों से बात हुई लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। उस दिन वहां पर एक शादी थी जहां दिन भर डीजे बज रहा था और लोग उसी के फंक्शन में व्यस्त थे। जितने भी लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि डीजे की ऊंची आवाज के आगे किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। मैम कैटरिंग वालों से बात हुई, इनका विजिटिंग कार्ड मिला था? हाँ सर, उस शादी में केटरिंग उसी की थी। इनफैक्ट वो उस दिन वहां मौजूद भी था। वो कह रहा था कि उसने तकरीबन 50 लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड दिया होगा। ऑटो 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 अंकल एयरपोर्ट चलोगे? पहले घर पे चलना, मुझे सामान उठाना फिर एयरपोर्ट चलते हैं। चलो। मुलजिम शांभवी को उठाकर रैंडमली हुमायूं नगर नहीं लेकर गए। वो जानते थे कि शादी वाला एरिया है, इसलिए वो जानबूझकर उसे वहां लेकर गए ताकि शादी के शोरगुल में लड़की की चीखने की चिल्लाने की आवाज कोई नहीं सुने। अपने खबरियों को वहां एक्टिव हो, उन्हें कहो कि कुछ भी पता चले तो तुरंत इन्फॉर्म करें। सर अपनी खबरियों से एक इंपॉर्टेंट बात पता चली।
तूने तो कहा था कि तूने कुछ नहीं देखा, फिर ये फोन? सच बोल रहा है साहब, मैंने कुछ नहीं देखा था। मुझे तो ये भी नहीं पता ये बिटिया रानी का फोन है। मुझे पड़ा मिला, उठा लिया साहब। माँ की कसम सच बोल रहा है साहब। एक सच और बोल, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? वो साहब मेरी एक झुग्गी है, वो किराए पे चढ़ाया है। ये सब पैसा किराए का है साहब। तो ये भीख मांगना तेरी हॉबी है क्या? बस समझ लीजिए साहब, भीख मांगकर खाने की आदत पड़ गई। पुलिस को बेवकूफ समझा तूने? सीधे सीधे बोल, शांभवी के अपहरण से तेरा क्या लेना देना है? मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। पिछले कई सालों से वो हर दिन खाना खिलाती है मुझे। आप चाहो तो साहब ये सारे पैसे आप ले लीजिए, मैं खुशी खुशी दे दूंगा साहब। बस आपसे एक विनती है, उसके गुनाहगारों को सजा दिलवा दीजिए साहब, यही विनती है। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुझे हमेशा डांटा, कभी तुझसे प्यार नहीं किया। तुझे ना जैसे कपड़े पहनने पहन, तुझे जैसे बाल काटने हैं काट ले, मैं तुझे नहीं टोकूंगी। बस तू ठीक हो जा। अब पछताने से क्या फायदा अम्मा? आप यहाँ से चली जाइए, चली जाइए आप। सर, डंप डेटा से कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा है। उस एरिया में कई टावर्स होने की वजह से हमें ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिले जो उस दिन वहां मौजूद थे, लेकिन विकास खरे का फोन उस एरिया में एक्टिव नहीं था। हो सकता है वो अपना फोन घर पे छोड़ के गया। फॉरेंसिक से कोई अपडेट? जी सर, क्राइम सीन से मिले बॉटल के टुकड़े और विक्टिम के बॉडी से मिले कांच के टुकड़े मैच हो गए। फॉरेंसिक ने क्राइम सीन से जो कपड़े उठाए थे उससे भी डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीक तक ये रिपोर्ट भी आ जाएगी कि विक्टिम की बॉडी से मिले डीएनए और कपड़ों से मिले डीएनए मैच होते हैं या नहीं। अगर हम अपनी तहकीकात का रुख उल्टा कर दें तो? मतलब सर? आई मीन अदर वे राउंड। अभी तक हम विक्टिम से बाकी लोगों के डॉट्स जोड़ रहे हैं। अगर हम इसका उल्टा करें, डंप डाटा में जितने भी लोगों के नंबर मिले उनके प्रोफाइल चेक करें, उसमें यह चेक करें कि उनमें से वो लोग कौन हैं जिनका विक्टिम शांभवी से कोई ना कोई कनेक्शन है। चांस लेकर देख सकते हैं सर। एमएम कैटर से कोई अपडेट? हाँ सर, 7 ऐसे लोगों का पता चला है जो उस दिन शादी में वहाँ मौजूद थे और जिन्होंने एमएम केटरर्स को बाद में कांटेक्ट किया अपने यहाँ किसी फंक्शन के लिए। नजर रखो, कुछ भी अटपटा लगे उठा लो। सर सर गुटके से कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन अपने खबरियों ने बताया कि जिस कार का यूज रेप केस में हुआ था वैसे ही कार का पता चला है। सर, शांभवी की हालत फिर से बिगड़ने लगी है। लगता है वो अपनी उम्मीद खोती जा रही है। लेकिन डॉक्टर आप तो कह रहे थे कि उसकी हालत में सुधार आ रहा है। हाँ, कहा था कि उसकी सभी रिपोर्ट्स इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा। यहाँ तक कि वो अपने पैरों तक को हिला नहीं पा रही। मानो वो चाहती नहीं कि वो ठीक हो साइकोलॉजिकली। सर, दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं, लेकिन इंसान ठीक होता है अपनी विल पावर से। रेप और ह्यूमिलेशन ने उसके ब्रेन के एक हिस्से को बुरी तरह डैमेज कर दिया और वो तब तक नहीं भरेगा जब तक वो खुद नहीं चाहे। सर उस व्हाइट कार की डिटेल्स आरटीओ से आ गई है। वो कार पहले फैज शेख नाम पे रजिस्टर थी, लेकिन फैज अभी दुबई चला गया। क्राइम में जिसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई वो हमारे हाथ से निकल गया। सर और एक बात पता चली, फैज के दुबई जाने के बाद उसी एरिया का और एक आदमी अकरम बेग, उसने भी दुबई के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। सर खबरियों ने बताया कि 1 महीने पहले तक उसका दुबई जाने का कोई प्लान नहीं था और ना उसके पास पैसे थे। मुझे शक हुआ तो मैंने क्राइम सीन के डंप डाटा में उन दोनों का नंबर चेक किया। ये अकरम और फैज दोनों मौजूद थे वहाँ पर? हाँ सर।
उठाओ इस अकरम को। सर सब लड़की के साथ कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ वहां पे मौजूद था और सब शादी का खाना खाकर लौट रहा था। ए क्या कर रहे हो? हाँ क्या? ए क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? हाँ? डरो मत दोस्त है। अरे अकरम सबसे मजे ले रहे, तू भी ले ले, मुंह बंद रखना है। क्या अभी? ठीक है, नहीं करना है मत करना, इट्स फाइन, बस मुंह बंद करने का क्या लेगा वो बताना खाली। और तुमने दुबई का टिकट ले लिया? जी सर। और कौन कौन शामिल था? नाम बोल सकते? सब मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, सिर्फ फैज को जानता हूँ सब। नाम से नहीं जानता लेकिन शक्ल तो पहचानता होगा ना? वहाँ पे जो लोग शामिल थे उनको पहचान तो पाएगा ना? जी सर। जिन 7 लोगों की लिस्ट बनी थी जिनके घर में फंक्शन था, सबकी फोटो दिखाओ। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं था सर। मैं अपने फोन से बात करते हुए वहां से जा रहा था, तभी मैंने एक लड़की की चीख अंदर गया तो देखा कि कुछ लोग उसका रेप कर रहे थे। क्या चल रही? अबे तू क्या डर रहा है? फ्री का माल है, तू भी मजे ले ले। चल। सर मेरे से पहले भी हुआ, 4-5 लोग थे और मेरे बाद 10-12 लोग और आए सर। नाम बोल, नाम बोल, कौन कौन थे? नाम जुमी, इफ्तिखार, नौमान और आजर। वो बारात में आए हुए दूल्हे के चाचा इम्तियाज भी थे सर। तो बारात में आए बाराती बन के और रेप होता देखकर रेपिस्ट बन गए। दो अच्छे से। मेरी बीवी को गुजरे हुए 6 साल हो गए साहब। मैं उस दिन फोन पर किसी रिश्तेदार से बात कर रहा था और ए लो क्या हो रहा है? हाँ शांत शांत हो जाओ। ये लड़की कौन है? हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग इसके साथ? चाचा हल्ला क्यों मचा रहे हो आप? ये लड़की अपनी मर्जी से आई है चाचा, आई है कि नहीं? आपको जो करना कर लो ना। देखो चाचा, देखो चाचा, आप ना खाली अपना मुंह बंद रखिए। लड़के को किडनैप किसने किया था? साहब हमको नहीं पता साहब। हम लोग तो वहां लड़की की चीख सुनकर ही पहुंचे थे साहब। सर खबरी से एक टीम मिली है। रफीक नाम के आदमी का गैरेज है शांभवी के घर से थोड़ी ही दूर, और फैज रफीक का बहुत अच्छा दोस्त है। और रफीक के गैरेज में 2 लड़के काम करते हैं, नईम और शिवा। फैज की उन दोनों से भी दोस्ती है। उठा लो। अरे साहब क्या हुआ है? तुम लोगों की सारी पोल खुल चुकी है। अगर सच नहीं बोलोगे ना तो हड्डियों के जोड़ भी खोल देंगे। बोलो, तुम लोगों ने फैज के साथ मिलकर एक घिनौनी हरकत क्यों की? बताता हूँ साहब, हमने उठाया था उसे। नईम, फैज और रफीक सब साथ साथ। शांभवी के साथ तुम लोगों की क्या दुश्मनी थी? सब बहुत शौक था उस लौंडिया को लौंडा बनने का। बहुत गुरूर था उसको अपनी खूबसूरती पर और दिमाग पर। और रफीक भाई, इन लौंडियों के बाप को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ रही है। ऐसा पानी फेरेंगे कि इनके बाप की चर्बी भी पिघल जाएगी। देखो कैसे घूर रही, देखो लगता बताना ही पड़ेगा। हाँ हो गई ठंडी। मेरी बात सुनो, घर चलते, जाने तो छोड़ो ना। मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है ना तुझे, तो ऐसी जगह जाके दिखा कि तेरी अम्मी और बहन भी देख सके, समझा? लेकिन उसने लौंडिया पने की सारी हदें पार करती थी। हमारे दोस्त रफीक को हमारी दुकान पे थप्पड़ मार के साथ सबके सामने सरिया बेइज्जती कर दी हमारी। देसी लड़की दिन दहाड़े थप्पड़ मार गई, नामर्द बोल गई।
घर का काम काज छोड़ के बाहर घूमती है मर्दों की तरह और हमें ज्ञान पेल रही है। सबक तो सिखाना पड़ेगा रफीक भाई। सबक तो मैं सिखाऊंगा उस लौंडिया को, पर कैसा सिखाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है बस। मेरे पास एक रास्ता है। अपने फैज के पास गाड़ी है ना, और अपने को गाड़ी मिल जाए ना तो अपना काम हो जाएगा। 5-6 महीने तक हमने कुछ नहीं किया था ताकि मामला शांत हो जाए। वो रोज उस भिखारी को खाना देने जाती थी। हम लोगों ने सारा इंतजाम कर लिया था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और उस दिन तो बॉबी भी उसके साथ नहीं आई थी साहब। हमें वो मौका एकदम सही लगा काम को अंजाम देने का। हमने फौरन फैज को बुला लिया। बॉबी जल्दी ला। शांभवी, शांभवी बेटा, शांभवी, शांभवी। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना, ये कुछ बोल नहीं रही है। देखिए, देखिए ना इसको क्या हो गया। शांभवी, 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 शांभवी बेटा, शांभवी। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के तहत पुलिस दुबई जाकर बैठे फैज शेख को इंडिया लाने में कामयाब हो गई। शांभवी के सभी गुनहगार इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये दिन देखना शांभवी के नसीब में नहीं था। शांभवी एक बहुत ही होनहार और साहसी लड़की थी। एक उज्जवल भविष्य उसके सामने था, लेकिन कुछ लड़कों की भद्दी सोच और हैवानियत ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं के बारे में हम अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं, और शायद यही कारण है कि हम इस समस्या को एक आम समस्या मानने लगे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये घटनाएं हमारे समाज के चरित्र को दिखाती हैं। कॉलेज जाने वाली लड़की हो या फिर काम करने वाली महिला, हर औरत को कभी ना कभी इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। कुछ महिलाएं तो छेड़छाड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं और डटकर उनका मुकाबला करती हैं, पर ज्यादातर महिलाएं चुप रहना ही बेहतर समझती हैं। लेकिन चुप्पी समझदारी नहीं है। ऐसा करने से इन घटनाओं को और बढ़ावा मिलता है। इस समस्या से निपटने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम ईव टीजिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं, और साथ ही साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस को भी सख्त रवैया अपनाना होगा। तभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बन पाएगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।